नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 26 अक्टूबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। तो एक बर्ड लोकेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है ईरान। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया का बहुत ही प्रमुख देश है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। उससे पहले इसे ही फारस कहा जाता था। ठीक है, फारस के नाम से जाना जाता था या पर्सिया कहा जाता था और इसकी राजधानी जो है वो तेहरान है। इसके पश्चिम में इराक और तुर्की है और उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और अर्मीनिया है और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ प्रमुख रूप से जो धर्म है वो इस्लाम है और यह क्षेत्र जो है सिया बहुल क्षेत्र, मतलब कि इस्लाम के सिया संप्रदाय के लोग की बहुलता है ईरान में। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो है महिलाओं से संबंधित कि महिला विवाह और श्रम बाजार में भागीदारी, मतलब कहा जाता है कि जब महिलाओं की विवाह हो जाती है तो जो श्रम बाजार होता है, श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो निरंतर कम होती जा रही है। तो इसके लिए हाल ही में एक डिस्कशन में भाग लिया गया है क्लॉडिया गोल्डीना के द्वारा। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स के 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है, अस्वस्थ शहरी भारत को सड़क पर लड़ाई की स्थिति में आना पड़ेगा। मतलब कि बहुत तेजी से जो विकास हो रहा है डेवलपिंग कंट्री में और निरंतर तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसकी जो पूर्ति नहीं हो पा रही। जैसे कि एयर हो गया, उसकी क्वालिटी निरंतर कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है। उसके बाद वाटर हो गया, उसकी भी निरंतर क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो और वहाँ पे जो एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक के लिए जो जगह चाहिए उसकी निरंतर कमी होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। जो रोड पे फुटपाथ है वहां पे रेडी पटरी वाले लोग की ज्यादा संख्या हो जाती है, जिससे कि वो मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाते, जिससे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही है और भी गंभीर बीमारियों की यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती जा रही है, जिसे कहा जाता है कार्डियो मेटाबॉलिक। ठीक है, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो फल्गु नदी के पार गया और बोध गया तक आध्यात्मिकता और सुंदरता का एक चित्रपट है। ठीक है, उसके इसको कहा जाता है अ टेपेस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ब्यूटी। यहाँ पे मुख्यतः जो गया क्षेत्र है यहाँ पे बौद्ध धर्म की भी बहुलता थी। यहाँ पे राम और सीता भी आए थे, तो यहाँ पे हिंदू धर्म की बहुत प्रमुख स्थान है। यहाँ पे पिंडदान का भी प्रमुख स्थान है। यहाँ पे कहा जाता है कि पूर्वजों के लिए पिंडदान किया जाता है जिससे उनकी आत्मा की शांति मिलती है। उसके बाद यहाँ पे विष्णु भगवान से संबंधित भी प्रमुख मंदिर है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और राम और सीता से संबंधित एक कहानी भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन जो है ईरान। ठीक है, तो ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख देश है। इसे सन 1935 तक फारस और पर्सिया के नाम से भी जाना जाता था और इसकी जो राजधानी है तेहरान है। यह देश के पश्चिम में इराक और तुर्की है और उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और अर्मीनिया, उत्तर में कैस्पियन सागर, सब ये सभी को अभी हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, उसके उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। यहाँ जो प्रमुख धर्म है इस्लाम है और यहाँ पे सिया की बहुलता है। इसकी राजधानी तेहरान है और मुद्रा याद रखिएगा ईरानी रियाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैप में देख लेते हैं। जैसे ये ईरान का मैप है तो सबसे पहले इसका राजधानी देख लेते हैं। तो देखिए ये नॉर्दर्न पार्ट में है तेहरान, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसके सराउंडिंग कंट्री जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे सीरिया हो गया, तो सीरिया का देख सकते हैं इसके साथ डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं होता है। इराक का डायरेक्ट बाउंड्री टच होता है, तुर्की का डायरेक्ट बाउंड्री टच होता है। उसके बाद अर्मेनिया, अजरबैजान, कैस्पियन सी, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ और सऊदी अरब, कुवैत के साथ, सऊदी अरब के साथ भी डायरेक्ट बाउंड्री, लैंड का बाउंड्री टच नहीं होता है। ये पर्शियन सी के साथ यहाँ पे टच होता है, पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब इसको एक और मैप में देख लेते हैं अगर कुछ छूट गया है। जैसे कि यहाँ पे ईरान है तो ये देख लेते हैं
बहुत ही अभी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका निरंतर वाटर लेवल घटता गया और सूखता गया है। लेक उर्मिया लगातार न्यूज में रहता है, तो इसे याद रखिएगा। ये कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ ईरान। उसके बाद अल्बुर्ज माउंटेन, ये याद रखिएगा। उसके बाद जागरोस माउंटेन, ठीक है। उसके बाद दोहा, याद रखिएगा। यही कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंस रखती थी। इतना ही देखने के बाद हमें बहुत सी चीजें याद रखिए। ये लगातार सवाल आता है, ये यूपीएससी में सवाल आया है हाल में, दास्ता ए कबीर और दस्त ए लूट, तो ये दोनों याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला आर्टिकल है हमारा महिलाएं विवाह और श्रम बाजार में इनकी भागीदारी में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जो अविवाहित महिलाएं होती है उनकी भागीदारी ज्यादा होती है, लेकिन विवाह के बाद अनेक प्रकार के सरकमस्टांसेज आ जाते हैं, सीमितता आ जाए, बाउंड्री आ जाती है, जिससे कि महिलाएं जो है वो श्रम के क्षेत्र में ज्यादा भागीदारी नहीं कर पाती है। यहाँ पे एक और टर्म लाया गया है, डे केयर। डे केयर क्या होता है? तो जो महिलाएं बच्चों, बुजुर्गों और जो अधिक एज के लोग होते हैं उनके सम्मान के लिए दिन भर कार्य करती है, उनकी सेवा करती है, उसे ही बोला जाता है डे केयर। तो जो महिलाएं अभी श्रम के क्षेत्र में भाग लेती है उनके बच्चों के लिए भी सरकार अनेक कदम उठा रहा है, उसको भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी अक्सर बढ़ी हुई आर्थिक संभावनाओं और बेहतर घरेलू निर्णय लेने की शक्ति के साथ जुड़ी रहती है। मतलब कि यहाँ पे दो बातें राइटर कह रहे हैं। आर्थिक संभावनाएं, मतलब कि मार्केट में अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड हो रहा है लेबर का, तो फिर डिमांड होता है वुमेन्स का ज्यादा, ठीक है। एक तो पहली बात ये होगी आर्थिक संभावनाएं, और दूसरी बात जो हो गई घरेलू निर्णय। अगर घरेलू निर्णय लेने की क्षमता अगर बेहतर है, लोग ओपन माइंडेड हैं, महिलाओं के प्रति ज्यादा सीमितता और रूढ़िवादी सोच नहीं रखते हैं, तो वे महिलाओं को बाहर कार्य के लिए आसानी से भेज देते हैं। लेकिन वहीं अगर रूढ़िवादिता से पीड़ित अगर कोई परिवार है तो वहां पे महिलाओं पे बहुत प्रकार की पाबंदियां लगाई जाती है, ठीक है। तो आगे कहा जाता है यही बात राइटर के द्वारा कि व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं की जो श्रम शक्ति है, भागीदारी दर जिसे कहा जाता है वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको बोला जाता है LFPR, याद रखिएगा, वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। इसमें कहा जाता है महिलाओं की जो श्रम शक्ति भागीदारी दर है के कम स्तर का महिलाओं की अंतर घरेलू और अंतर घरेलू की शक्ति की सौदेबाजी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ देश की समग्र आर्थिक प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दो चीजें बोली गई है जिसपे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि इंटर हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर और वुमेन्स इंट्रा हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर। तो इसके कारण भी जो महिलाओं की भागीदारी होती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वो प्रभावित करता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच अब भी बड़े अंतर हैं। यहाँ पे कहा जाता है देयर आर स्टिल लार्ज डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन इन टर्म ऑफ व्हाट दे डू, हाउ दे रिम्यूनरेटेड एंड सो ऑन। मतलब कि ये जो अंतर है वे क्या करते हैं और उन्हें कैसे पारिश्रमिक मिलता है, मतलब कि वो कितना कार्य करते हैं और उन्हें कितना पारिश्रमिक भत्ता मिलता है। तो इसी पे जो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार जीती है महिला क्लाउडीन गोल्डीन ने कहा कि जिन्हें इस साल के अर्थशास्त्र नोबेल से सम्मानित किया गया, अभी मैंने बताया ना, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए वो अपने विचारों को साझा करती है। और वो बोलती है कि गोल्डीन के महिलाओं के आर्थिक इतिहास के व्यापक विश्लेषण ने श्रम बाजार में लैंगिक असमानताओं के कई पहलुओं में नई अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की है, ठीक है। कई पहलुओं में नई अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है क्लाउडीन गोल्डीना के द्वारा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त उनके शोध ने उन अंतर्निहित कारकों को भी दिखाया है जिन्होंने पूरे इतिहास में इस अंतराल, जो ये मेल और फीमेल के बीच में जो ये गैप बना हुआ, इस अंतराल को में क्या क्या योगदान दिया गया है और समकालीन समय में मौजूदा असमानताएं भी दिखाई देता है, इन सभी चीजों को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। आगे कहा जाता है डेटा शोज लो लेबर पार्टिसिपेशन, मतलब कि डेटा के द्वारा ये प्रदर्शित होता है कि
जो महिलाओं की भागीदारी है श्रम के क्षेत्र में वो निरंतर कम होती जाती है। तो आगे कहा जाता है ग्लोबली, मतलब कि वैश्विक स्तर पर महिला श्रम बल जो है उसकी भागीदारी का जो स्तर है वो अपेक्षाकृत कम है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2022 से पता चला है कि 2022 में महिलाओं के लिए दुनिया भर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कि LFPR जो भी हमने लिखा, तो उसे पता चला है वर्ल्ड बैंक के अनुमान के द्वारा कि 2022 में महिलाओं के लिए दुनिया भर में LFPR जो है वो 47.3% है। तो ये अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। तो आगे यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद निरंतर प्रगति देखी जा रही है, अनेक प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, फिर भी महिलाओं की जो भागीदारी है श्रम के क्षेत्र में वो निरंतर घटती जा रही है। तो इसके बावजूद विकासशील देश में महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी दर है में लगातार गिरावट आ रही है। अनुमान यह भी बताते हैं कि 1990 से 2022 के बीच भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 28% से, याद रखिएगा 1990 से 2022 के बीच, जहां 1990 के समय में 28% महिलाओं की भागीदारी थी और अभी वर्तमान समय में 28% से 24% घटकर हो गई है। तो इस गिरावट ने उनके विकास को बाधित किया और उनकी अधिकतम क्षमताओं को हासिल करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। तो यही बातें यहाँ पे कहा जाता है कि दिस फॉल हैज impeded their growth and hindered their ability to achieve their maximum capacities। आगे कहा जाता है कि लिंग के आधार पर श्रम बाजार भागीदारी में महत्वपूर्ण असमानता जो है वो दुनिया भर में हर एक जगह बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में, ये पूरे वैश्विक स्तर पे देखा जा रहा है निरंतर कि ये लैंगिक असमानताएं हर एक जगह देखी जा रही है। तो इसी पे कहा जा रहा है, जो ही वर्तमान में इकोनॉमिस्ट गोल्डीन है, वो जो अभी नोबेल पुरस्कार जीती है, वह कहती हैं कि 1994 से इस पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि जो वयस्क महिलाओं का LFPR जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आर्थिक विकास के दौरान यू टर्न का मतलब हुआ कि पहले वो घटा फिर बढ़ने लगा का पैटर्न प्रदर्शित करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भागीदारी दर में शुरुआती गिरावट जो आया घरेलू, पारिवारिक, खेत और छोटे व्यवसाय से आया और व्यापक बाजार तक उत्पादन के बढ़ने, क्लियर यहाँ पे कहा गया है, जो विवाहित महिलाएं होती है उसके घरेलू कार्य, उसके पारिवारिक खेत और छोटे व्यवसाय के कारण ये घटा, लेकिन उसके बाद जब बाजार में डिमांड बढ़ा, उत्पादन के बढ़ने और एक मजबूत आय के प्रभाव के कारण फिर बढ़ा, लेकिन यह आय प्रभाव जो है वो कमजोर हो जाता है और प्रतिस्थापन प्रभाव कुछ बिंदु पर मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस बात को इस तरह से समझाया जा रहा है कि जैसे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड family firm and small businesses to the wider market and to a strong income effect, what the income effect weakens and the substitution effect strengthen at some point। यही बात कहा जाता है। आगे बात कहा जाता है कि यह मुद्दा तब और भी गंभीर हो गया जब विवाहित महिलाएं श्रम बाजार में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने लगी। शादी के बाद कई बदलावों के कारण महिलाओं की जो LFPR होती है, LFPR रेट जो होता है, वो निरंतर कमी देखी गई है। तो इन कारकों में महिलाओं की सीमित शैक्षणिक उपलब्धता, तो इसमें कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि LFPR टू डिक्रीज ड्यू टू मेनी वेरिएबल्स, दीज फैक्टर्स इनकम्पास वुमेन्स लिमिटेड एजुकेशनल अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है सीमित शैक्षणिक उपलब्धि, बढ़ते पारिवारिक दायित्व के परिणाम स्वरूप कम गतिशीलता और घरेलू क्षेत्र के बाहर रोजगार में महिलाओं से जुड़ी सामाजिक अस्वीकृति। अनेक परिवार ऐसे होते हैं जो महिलाओं को बाहर भेजना नहीं चाहते। तो ये है, देख लीजिए फिगर में, क्लॉडिया गोल्डीना। ठीक है, इन्होंने ही अभी हाल में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है 2023 में। तो इसी में कहा जाता है कि गोल्डीन के महिलाओं के आर्थिक इतिहास के व्यापक विश्लेषण ने श्रम बाजार में लैंगिक असमानता के कुछ पहलुओं में नई अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त उनके शोध ने उन अंतर्निहित कारकों को दिखाया है जिन्होंने पूरे इतिहास में इन अंतरालों में योगदान दिया है। मतलब कि ये जो मेल फीमेल के बीच में जो गैप बना है, ये गैप क्यों बना है, इसके
कारणों को इन्होंने उजागर किया है और समकालीन समय में मौजूद असमानताओं को भी प्रदर्शित किया है। आगे कहा जाता है विवाह की संस्था जो है सबसे ज्यादा प्रमुख कारक है इनके द्वारा। कहा जाता है विवाह की जो संस्था है वो महिलाओं के लिए घरेलू दायित्व को बढ़ाती है और साथ ही कई सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी डालती है जो कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रभावित करता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट ही से याद रखिएगा, ठीक है। विवाह की संस्था की बात की गई है। आगे कहा जाता है विवाहित महिलाओं की श्रम शक्ति में कम भागीदारी या शादी के बाद श्रम क्षेत्र से बाहर निकलने की उनकी प्रवृत्ति के कई कारक योगदान देते हैं। तो महिलाओं का जो श्रम बाजार में प्रवेश कई व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है जो शायद विवाहित महिलाओं को उनके अविवाहित समकक्षों की तुलना में अधिक हद तक प्रभावित करता है। मतलब अगर जो अविवाहित महिलाएं होती है उन्हें इन कारकों द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है। खासकर जो लोग विवाहित महिलाएं होती हैं वे इन चीजों से ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। समाज, पारिवारिक रीति रिवाज, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है विवाहित महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए सीमित श्रम भागीदारी में कई कारक योगदान करते हैं जैसे कि उनकी धार्मिक और जाति संबद्धता, भौगोलिक स्थिति, उनके घर की संपत्ति और घर के बाहर महिलाओं के रोजगार को लेकर प्रचलित सामाजिक मानदंड या रूढ़िवादिता, ठीक है। आगे कहा जाता है अन्य चुनौतियों के बारे में राइटर बताते हैं जब महिलाएं शादी के बाद अपने पेशेवर करियर को फिर से शुरू करने का निर्णय लेती है तो वे कुछ रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देती है जो बेहतर लचीलापन प्रदान करे, जैसे कि वो नजदीक हो उनके घर से, ठीक है, निवास स्थान से सबसे ज्यादा नजदीक हो। उसके बाद कई सामाजिक बाधाओं के परिणाम स्वरूप महिलाओं को लैंगिक, यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल ताजा एग्जाम्पल है जो आज मैंने ईरान का डिस्कस किया मैप। तो इसमें जो आज द हिंदू में न्यूज आया था कि 12 एक्ट्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया है मूवी बनाने से ईरान में। क्यों? तो वे हिजाब के नियम को नहीं मानी है और बहुत से फिल्मों में इन 12 एक्ट्रेसेस ने हिजाब का उपयोग नहीं किया है, ठीक है, चेहरा नहीं ढक पाई है। तो इसी के कारण उन 12 एक्ट्रेसेस को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। तो यही जो समाज की प्रवृत्ति है, इसी कारण जो महिलाएं हैं वो बहुत से श्रम के क्षेत्र में भागीदार नहीं बन पाती है। तो ये जो आज का ही एग्जाम्पल है इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है कई सामाजिक बाधाओं के परिणाम स्वरूप महिलाओं को लैंगिक असममित व्यावसायिक लागतों का भी सामना करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप विवाह पूर्व करियर चयन, आय असमानता, विवाह की उम्र, प्रजनन संबंधी निर्णयों में लैंगिक असमानताएं होती है। यह देखा गया है कि उच्च वर्ग की महिलाएं जो होती है, यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च वर्ग की महिलाएं जो होती है मुख्य रूप से घरेलू भूमिकाएं निभाते हुए कड़े, देख रहे हैं बात यहाँ पे, कड़े सामाजिक मानकों का पालन करती हैं। इसके विपरीत निचले तबके की जो महिलाएं होती है वो श्रम बाजार में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक होती है क्योंकि जो उनका घरेलू आय का स्थिति होता है, आय का स्रोत होता है, वो बहुत कमजोर होता है। इसी के लिए वो आय को बेहतर करने के लिए श्रम के क्षेत्र में अपनी भागीदारी को देती है या फिर कृषि के क्षेत्र में वो अपने श्रम को योगदान देती है जो मुख्य रूप से गरीबी से उत्पन्न आर्थिक बाधाओं से प्रेरित होते हैं। यही बात कहा जाता है कि वे गरीबी के कारण ही घर से बाहर निकलती है, ठीक है। भारत में NSSO जो अब नाम चेंज हो गया है, ठीक है, भारत के NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, तो भारत के NSSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में कहा गया है 25 वर्ष से 49 वर्ष तक का इसमें सर्वे किया गया जिसमें सामान्य प्रधान स्थिति और सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति श्रेणियों के आधार पर महिला श्रम बल भागीदारी दर का विश्लेषण करने पर यह पाया गया, इसमें इंग्लिश में भी कहा जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, इसी को कहा जाता है UPS, ठीक है, इसी को सामान्य प्रधान स्थिति कहा जाता है, एंड यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस UPSS कहा जाता है जो सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति होती है। कैटेगरीज इन इंडियाज NSSO पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर 25 to 49 ईयर ओल्ड वुमेन्स। आगे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि स्पष्ट है कि विवाहित महिलाएं UPSS स्थिति की तुलना में UPS स्थिति के तहत रोजगार अनुपात काफी कम दिखाई देता है। आंकड़ों से पता चलता है कि विवाहित महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, UPS और UPSS।
आगे कहा जाता है राइटर के द्वारा 2022-23 में 25 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के बीच महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है वो 5% की उल्लेखनीय कमी देखी गई है। तो याद रखिएगा 2022-23 का ये आंकड़ा है 5%। एलएफपीआर में निरंतर कमी देखी गई है, खास के 25 से 49 वर्ष के महिलाओं का। ठीक है, 2004-5 में जहां 50% महिलाएं भागीदार करती थी श्रम क्षेत्र में, से घटकर 2022-23 में ये 45% रह गया है। तो महिला श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट मुख्य रूप से 25 से 29, तो याद रखिएगा जो एकदम यंग एज महिलाएं हैं उन्हीं की गिरावट देखी गई है, आयु वर्ग के बीच केंद्रित है। इसके अलावा विवाहित महिलाएं अपने अविवाहित समकक्षों की तुलना में श्रम शक्ति में भागीदारी के निम्न स्तर को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे भी निम्न स्तर को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे कारण क्या क्या है, तो विवाहित महिलाओं की जो श्रम शक्ति में भागीदारी की दर है उस पर शैक्षिक उपलब्धि के प्रभाव की जांच से पता चलता है कि जिन महिलाओं में साक्षरता कौशल की कमी है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वे अपने सुनिश्चित समकक्षों की तुलना में शादी के बाद श्रम बल में भाग लेने के लिए अधिक झुकाव प्रदर्शित करती है। भारत में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में महिला श्रम के आवंटन से संबंधित अनुभव जन विश्लेषण दर्शाते हैं कि महिला रोजगार के मामले में कृषि प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। अभी भी सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में ही महिलाओं की भागीदारी रहती है, खास के श्रम के लिए। ठीक है, आगे कहा जाता है इसके समाधान क्या क्या है जिससे कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके, एलएफपीआर के दर को बढ़ाया जा सके। तो इसमें कहा जाता है महिला एलएफपीआर पर साहित्य ने, ठीक है, साहित्य की बात की गई है यहाँ पे, लिटरेचर की, ने श्रम बाजार में प्रवेश के बारे में महिलाओं की पसंद पर सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के उल्लेखनीय प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के भी प्रभाव को भी बताया गया है। यह विश्लेषण मुख्य रूप से महिलाओं की वैवाहिक स्थिति और भारतीय श्रम बाजार में उनके श्रम बाजार परिणाम के बीच संबंधों की जांच करता है। आगे कहा जाता है निष्कर्ष से पता चलता है कि विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं की तुलना में विवाहित महिलाएं श्रम बाजार में सबसे कम भागीदारी प्रदर्शित करती है। तो कामकाजी उम्र की आबादी के बीच उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए भारत में कार्यबल में विवाहित महिलाओं की गैर भागीदारी का आर्थिक प्रभाव भी बहुत, इसके कारण जो इकोनॉमिक सेक्टर में हमारा आर्थिक भागीदारी कम होता जाता है। तो उच्च आर्थिक विकास के चरण में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समाधान पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कहा जाता है पर्याप्त डे केयर, शुरुआत में ही मैंने बताया था, जो बच्चों और घर के बुजुर्गों के देखभाल के लिए कहा जाता है। तो पर्याप्त डे केयर सेवाओं की अनुपस्थिति, तो बहुत से जगह जहाँ पे कार्य क्षेत्र है, श्रम कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे जो महिलाएं विवाहित हैं उनके कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए बच्चों के देखभाल के लिए कोई इनिशिएटिव, तो फिर वो महिलाएं श्रम के क्षेत्र में ज़्यादा भागीदार बनती है। अगर बच्चे अकेले रह जाते हैं तो वे महिलाएं मजबूर होती है घर पे रहने के लिए, बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण करने के लिए। तो यहाँ पे यही बात कहा जाता है कि पर्याप्त डे केयर सेवाओं की अनुपस्थिति अक्सर महिला श्रम बल भागीदारी के लिए हतोत्साहित करने वाली होती है। इसलिए औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों पर कार्यरत महिलाओं के लिए डे केयर सेवाओं और क्रेंच की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं की श्रम के क्षेत्र में भागीदारी में वृद्धि हो। आगे कहा जाता है सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना जैसी पहल शुरू की है। ऐसी योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनिवार्य है। श्रम क्षेत्र में विवाहित महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और महिलाओं की जरूरतों और भलाई को प्राथमिकता देने वाली कार्य करने की क्षमता का कार्यान्वयन और सुरक्षित परिवहन विकल्प, मतलब कि महिलाएं जो आती है इंडस्ट्री या किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो वहां उसे सुरक्षित घर पहुंचाने की भी एक सही स्रोत परिवहन को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जैसे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, उसी का प्रावधान करने की बात की गई है। और अंशकालिक, जो जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट होती है और भी अनेक प्रकार के महिलाओं की समस्याएं होती है, ठीक है, तो उसे अंशकालिक नौकरी की भी संभावनाओं का विस्तार भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो यही सारी बातें बताई जा रही है उनके समाधान के लिए, महिलाओं की एलएफपीआर रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल में कहा जाता है
कि अस्वस्थ शहरीकरण, ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू अ स्ट्रीट फाइट मोड, मतलब कि अस्वस्थ शहरी भारत को सड़क पर लड़ाई की स्थिति में आना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जाता है कि युद्ध स्तर पे अभी जो शहरीकरण हो रहा है वहां पे जो लोगों का निरंतर स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, निरंतर एयर क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, वाटर क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, लोगों के मॉर्निंग वॉक करने के लिए पार्क्स जू की कमी होती जा रही है, जो फुटपाथ हैं उसकी निरंतर सीमितता होती जा रही है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद डायबिटीज हो गया, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मोटापा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों के समाधान के लिए ही यहाँ पे राइटर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भारत की शहरी आबादी जो है 2035 में लगभग 675 मिलियन पहुंच जाएगी, ठीक है, जो दुनिया में दूसरी सबसे अधिक होगी। हालांकि इस बात की व्यापक मान्यता है कि शहर जो है वो भारत को आर्थिक महाशक्ति का दर्जा दिलाने में तेजी से योगदान दे रहा है, मतलब कि जो भारत का जो मुख्य सिटी है वही देश को तेजी से विकास करने में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, इसका कहना ये है, ठीक है। लेकिन लगभग सभी शहर जो है वो स्वास्थ्य, पर्यावरण और इक्विटी लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में अपने निवासियों को विफल कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है although there is widespread recognition that cities have been fueling India's rapid race to economic superpower status, almost all are failing, मतलब कि सभी सिटी फेल हो रही हैं their inhabitants in term of delivering on health, environmental and equity targets, ठीक है, जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही, खास के स्वास्थ्य से संबंधित। आगे यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जाता है कि भारत के शहरी निवासियों को दुनिया के उच्चतम स्तर के वायु और ध्वनि प्रदूषण सीमित, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि शहरी भारत और उनके स्वास्थ्य के जोखिम, अर्बन इंडिया एंड मल्टीपल हेल्थ रिस्क। तो यहाँ पे बात कहा जाता है इंडियाज अर्बन इनहैबिटेट्स एक्सपीरियंस मल्टी स्केलर हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एंड नॉइज पॉल्यूशन, लिमिटेड ग्रीनरी, मतलब कि शहरी क्षेत्र में अब जो हरियाली होती है, ग्रीन कवर होता है, वो निरंतर कम होता जा रहा है। उसके बाद बहुत ज्यादा भागदौड़ की जिंदगी होती है, मतलब कि यहाँ पे क्लियर कहा जाता है लेक ऑफ एक्सेस टू साइड वॉक एंड पार्क दैट लिमिट्स एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इसी कारण जो सक्रिय लाइफस्टाइल होता है वो कम कर देती है, सक्रिय जीवन शैली को सीमित करने वाले फुटपाथों और पार्कों तक पहुंच में कमी, उसके बाद वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले परिवहन के पुराने तरीके, मतलब कि डिजिटल, मतलब कि डीजल के द्वारा जो निरंतर अभी भी बहुत सारे वाहन चल रहे हैं चोरी छिपे, तो उसका जो दुष्परिणाम देखने को मिलता है, जो खासकर रोड पे घूमते हैं सुबह सुबह। उसके बाद पोषक तत्वों से भरपूर जो खाद्य पदार्थों तक पहुंच थे, उनके समेत कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ा है। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो पहले पोषण युक्त फूड्स थे, अब टॉक्सिक केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है सभी अर्बन एरियाज में देश के, ठीक है। आगे कहा जाता है अस्वास्थ्यकर भोजन और जहरीले रसायनों और भारी धातुओं का अभूतपूर्व जोखिम, मतलब कि अनहेल्दी फूड्स एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स। तो इनके कारण भी जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस पे क्लियर कहा जाता है दिस कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर, जो बाहर फेंका जाता है, ड्रामेटिकली मैग्निफाइज हेल्थ रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, रेफर्स टू अ, इसी को कहा जाता है कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क। ये क्या होता है इसको भी विस्तार से देख लेते हैं। तो शहरों में कार्डियो मेटाबॉलिक जोखिम जो होता है उसमें योगदान करने वाले विविध और बहुस्तरीय सामाजिक, पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचों के जोखिम कारकों को संबोधित किया जाता है कि इन कारणों से कार्डियो मेटाबॉलिक जोखिम आ रहे हैं, जैसे निर्मित स्थानीय पर्यावरण के डिजाइन के साथ साथ प्रावधान प्रणालियों को बदलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक नए प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि ये जो कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी इज बाय फार फॉर द मोस्ट इफेक्टिव, इसके लिए मतलब कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है
कि जिसको कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज ना हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को एक्टिव रखे, मतलब कि वो एक्सरसाइज करे, रोड पे घूमे, पार्क में घूमे। लेकिन शहरों में ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि निरंतर इतनी तेजी से वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, घर बन रहा है, पॉपुलेशन विस्फोट हो गया है, जिससे कि वहाँ पे खाली जगह बचता ही नहीं, या फिर होता भी हो तो वहाँ पे एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही खराब होती है, उससे और भी समस्याएं आ रही है। तो इसी को रोकने के लिए कहा जाता है कि कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज ना हो, इसके लिए इंसान को शारीरिक कार्य करने की आवश्यकता है, फुटपाथ पे घूमने की आवश्यकता है। लेकिन फुटपाथ भी आजकल भरा हुआ रहता है, या तो फुटपाथ पे गाड़ियां चल रही होती है, या फिर जो छोटे मोटे रेडी पटरी वाले लोग होते हैं वो अपने दुकान लगाए होते हैं। तो इसके कारण वे लोग पैदल भी चलने में असमर्थ होते हैं। इसके कारण शहरों में कार्डियो मेटाबॉलिक रोग ज्यादा हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं, राइटर यहाँ पे कहते हैं एड्रेसिंग द डाइवर्स एंड मल्टी स्किल्ड सोशल एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क फैक्टर, मतलब कि विश्व स्तर पर 7 प्रमुख भौतिक प्रावधान को यहाँ पे बताया गया है। तो विश्व स्तर पर 7 प्रमुख भौतिक प्रावधान प्रणालियां, जैसे जो भोजन, एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, दैट लाइज एट द कोर ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ये इंसान के स्वास्थ्य के सबसे आवश्यक चीजें हैं। भोजन, ऊर्जा, गतिशील परिवहन, आवास, हरित बुनियादी ढांचा, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन प्रदान करता है, जो मानव स्वास्थ्य, कल्याण, समानता और स्थिरता के मूल में स्थित है। इसमें कहा जाता है कि खराब प्रावधान प्रणालियां दुनिया के 90% से, मतलब कि कहा जाता है कि डिसफंक्शनल प्रोविजनिंग सिस्टम्स कंज्यूम मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर, मतलब कि 90% से ज़्यादा जो पानी है वो गुणवत्ता खराब होती जा रही है। और वैश्विक CO2 उत्सर्जन, मतलब कि CO2 इमिशन का उपभोग करती हुई और सालाना अनुमानित इन सभी जो गंदे पानी है और गंदे हवा की गुणवत्ता है, उसके कारण अनुमानित 19 मिलियन समय से पहले मृत्यु हो जाती है। 19 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स एनुअली। ठीक है, ये याद रखिएगा पॉइंट। भारत में शहरी प्रावधान प्रणालियों का सामाजिक, स्थानिक, राजनीतिक डिजाइन, मतलब कि द सोशियो स्पैटल पॉलिटिकल डिजाइन ऑफ अर्बन प्रोविजनिंग सिस्टम इन इंडिया, जिसमें कहा जाता है, जिसमें से कई औपनिवेशिक अतीत की विरासत है, मतलब कि बहुत पुराने समय से भी इसके कारण बहुत सी अभी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि क्लास, रेस, एज, माइग्रेंट एंड डिसेबिलिटी स्टेटस। तो इनके कारण जो बहुत ही रूढ़िवादी लोग हैं, इसके कारण भी शहरों में अनेक समस्याएं हैं, जैसे वर्ग से लेके नस्ल, आयु, प्रवास, जैसे कि ये बिहारी है, ये आसामी है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का है तो उसे चाइनीज भी बोल देते हैं बहुत से लोग, तो ये चीजें गलत है। ठीक है, उसके बाद विकलांग को बहुत ही गंदा ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी समस्याएं भी असमानता को बढ़ाती है, खासकर शहरी क्षेत्र में, जिससे शहरों में विशाल स्वास्थ्य जोखिम और परिमाण असमानताएं पैदा होती है। यहाँ पे यही बात कहा जाता है, ट्रांसलेटिंग टू वास्ट disparities in health risk and outcomes based on the primal importance of India's cities for its future। भारत के भविष्य के लिए शहरों के मौलिक महत्व के आधार पर शहरों में स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए एक नए सोच विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे कि यह कई उच्च स्तरीय नीति ढांचों में परिलक्षित होता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क, द न्यू अर्बन एजेंडा एंड द हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज अप्रोच। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की है। ठीक है, यहां पे आगे कहा जाता है कि परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभाव को मॉडल करने वाले अध्ययन वर्तमान में लगभग पूरी तरह से वायु प्रदूषण में कमी और इससे संबंधित अभी वर्तमान समय में निरंतर जो ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जा रही है, जिससे कि एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके, इससे संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव पर आधारित है। यह सुनिश्चित करना कि इलेक्ट्रिक कारों में परिवर्तन सक्रिय परिवहन विकल्पों जैसे कि पैदल पथ और साइकिल लेन के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया जाए। ये तो ठीक है, आप एयर क्वालिटी की उपलब्धता के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको
लोगों के एक्टिव रहने के लिए, अपने शारीरिक कार्य करने के लिए भी एक सही फुटपाथ और पार्क जैसे चीजों को भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, खासकर अर्बन एरिया में। न केवल अंतिम मील को जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान कर सकता है, बल्कि सक्रिय परिवहन के स्वास्थ्य और परिमाणी आर्थिक लाभ भी सबसे ऊपर है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लाभ ऐसे निवेश को और भी अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना देगा और भी बेहतर परिणाम देगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इस प्रकार किसी भी माध्यम से सक्रिय परिवहन बढ़ाना स्वच्छ ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए। इसी तरह ऐसी नीतियां जो ताजे फलों और सब्जियों को प्रोत्साहित करती है और पेय पदार्थों में शर्करा और नमक को सीमित करती है, जो मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, तो याद रखिएगा, न तो ज्यादा चीनी खाइए ना तो ज्यादा नमक खाइए, ठीक है, दोनों को ही सीमित रखिए। तो टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य परिणामों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकती है। न केवल बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान करने में मदद कर सकती है, बल्कि आर्थिक उत्पादकता भी बढ़ेगी इससे, ठीक है। आगे कहा जाता है कि भारत के शहरों में अस्वस्थ आहार, कम शारीरिक गतिविधियां, वायु प्रदूषण, नशीली दवाएं, तंबाकू, शराब और दुर्घटना सहित अधिकांश अन्य जोखिम कारकों की भी तुलना में रुग्णता और मृत्यु दर का अधिक खतरा पैदा होता है। यदि भारत को हृदय रोग, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ अपनी लड़ाई में प्रगति लानी है, तो इसे युद्ध स्तर पर निपटने की आवश्यकता है, जिससे कि हम शहरी क्षेत्रों में अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को समाधान में बदल सके, उसका सही निश्चित समाधान सुनिश्चित कर सके, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। यह आर्टिकल मेनली गया के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। इसमें बुद्धिज्म की भी चर्चा की गई है, इसमें हिंदुइज्म की भी चर्चा की गई है और विष्णु भगवान की भी चर्चा की गई है, उनके विशेष मंदिर के बारे में बताया गया है। तो इस मैप में देख सकते हैं इतना भव्य सुंदर मंदिर है यहाँ पे गया में, ठीक है। तो यही बात कहा जाता है कि फल्गु नदी, फल्गु शांत बहती है, अबाधित और अदृश्य, मतलब कि इसे अभिशाप मिला था कि ये जमीन के नीचे से बहेगी, ठीक है। इसको भी आगे विस्तार से इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे कि फल्गु शांत बहती है, अबाधित बहती है और अदृश्य है। एक किंवदंती के अनुसार नदी आम आदमी की नजरों से ओझल होकर खुद को छुपा लेती है। एक बार राम और सीता विश्राम के लिए, तो ये याद रखिएगा, राम और सीता एक बार गया पहुंचे थे, ठीक है, विश्राम के लिए इसके किनारे रुके। जैसे ही वे शांत हुए, मतलब कि शाम का समय था, ठीक है, तो राम को एहसास हुआ कि दिवंगत उनके जो पूर्वज हैं के लिए प्रार्थना करने का समय आ गया है। जब वह पितरों के लिए तर्पण ढूंढने लगा तो अंधेरा होने लगा। तो सीता के पास दो विकल्प थे, स्वयं पिंडदान करें या फिर अनुष्ठान पूरी तरह से छूट जाने का जोखिम उठाए। तो उसने पूर्व को चुना, मतलब कि स्वयं पिंडदान किया। तो पूर्वजों को कालातीत रेत के कण, फल्गु द्वारा छुए गए कण, उसके बाद पेड़ की शाखाओं से ढके हुए प्रस्तुत किए। उनके गवाह, यही बात याद रखें, उनके गवाह के रूप में, ये माइथोलॉजी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उदाहरण देने के लिए बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं, या फिर धर्म से संबंधित अगर ऐसा कोई सवाल आता है जो गया को डिनोट किया जाता है, तो फिर इस चीजों को वहां पे डाला जा सकता है। तो इसमें कहा जाता है उनके गवाहों में, सीता जी के गवाहों में अग्नि, एक ब्राह्मण और एक गाय थे। फिर भी जब राम पिंडदान के लिए तैयार होकर वापस आए तो सीता के बहुत भरोसेमंद जो ये गवाह थे, अग्नि, ब्राह्मण और गाय, ये तीनों मुकर गए। सिर्फ पेड़ जो था वो ईमानदार था। आगे बताया जाता है यदि राम ने नए सिरे से अनुष्ठान शुरू किया तो अग्नि, ब्राह्मण, गाय और नदी सभी नई भेंट की संभावनाओं से दूर हो गए। केवल पेड़ ही ईमानदार रहा। घबरा कर सीता ने वफादार पेड़ को छोड़कर बाकी सभी को श्राप दे दिया। क्योंकि फल्गु के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए नदी शर्म के मारे चुपचाप भूमिगत हो गई। याद रखिएगा, भूमिगत हो गई। तब से वह वहीं रुकी हुई है। यह कहानी जो है वो लाखों बार दोहराई गई है। गुप्त मूर्तियां, अशोक के शिलालेखों, चोल के मंदिरों और मुगल स्मारकों की तरह हमारी संस्कृति का भी हिस्सा बने हुए, इन सभी चीजों में भी बहुत जगह ये कहानियां दर्शाई गई है, ठीक है। आगे कहा जाता है कि फल्गु गया और बोध गया को आशीर्वाद देता है। इसके नदी तट को एक बार राम और सीता द्वारा आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक पीपल का पेड़ फल्गु से बहुत दूर नहीं था, वह स्थान जहां राजकुमार सिद्धार्थ, मतलब कि भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, ठीक है, ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए।
राम, सीता, बुद्ध सभी दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा पूजनीय हैं। और यहाँ पे जो विशेषता है फल्गु नदी की भूमिगत नदी के रूप में बहने की भी है। आगे कहा जाता है यहाँ पे गया में धर्मों का संगम कैसे हुआ। यदि गया राम और सीता की कथा और विश्व प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर जिसमें भगवान विष्णु के एक बड़े पद चिन्ह है के साथ पूरी तरह से हिंदू धर्म के बारे में है, तो लगभग 15 किलोमीटर दूर बोध गया अपने प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष के साथ पूरी तरह से बौद्ध धर्म के बारे में भी है, जिसके तहत कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि यह हमेशा शांतिपूर्ण अस्तित्व नहीं रहा। इतिहास में अक्सर धर्मों का इस्तेमाल दूसरे पर विजय पाने के लिए किया जाता रहा। मतलब कि जैसे हिंदू धर्म में और मुस्लिम लोग आए, ठीक है, तो वे चाहने लगे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट किया जाए मुस्लिम में। उसके बाद जब से यूरोपियंस आने लगे, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, वे भी क्रिश्चियनिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने लगे। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि जिसका लाठी उसका भैंस, ठीक है। आगे कहा जाता है कि जैसा कि रोमिला थापर ने इंडियन कल्चर्स एज हेरिटेज कंटेम्प्रेरी पोस्ट में लिखा कि हम आज इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमेशा से उस चीज का हिस्सा रहा है जिसे हम अब हिंदू धर्म कहते हैं। मतलब इनके अनुसार कहा जाता है कि हिंदू धर्म के गुण बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समाहित हैं, इसलिए उनके और हिंदू धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कोई भी संघर्ष हिंदू धर्म के साथ नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं जो हैं वे विशिष्ट रूप से भिन्न है, क्योंकि ये लोग अहिंसा के पालन करता है, ठीक है, अहिंसा को ज्यादा दृढ़ता से मानते हैं, खासकर जैन धर्म के लोग, ठीक है। आगे कहा जाता है जिसे अतीत में ब्राह्मणों का धर्म कहा जाता था, जिसे श्रवणों का धर्म कहा जाता है, के बीच शत्रुता के संदर्भ में भी बहुत सी बातें की जा रही है। आगे कहा जाता है आज हिंदुओं और बौद्धों द्वारा समान रूप से पूजनीय इस बस्ती ने इतिहास में इतना अधिक रक्तपात देखा है जितना कई लोगों को याद भी नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे धर्म से संबंधित बहुत सारे संघर्ष भी हुए, इसी की बात की जा रही है। तो चीनी यात्री हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, जिन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ने गौड़ राजा शशांक के बारे में बात की, जिन्होंने गया में बोधि वृक्ष को कटा दिया, ठीक है, काट दिया था। तो याद रखिएगा राजा शशांक जो था वो बोधि वृक्ष को काट दिया और मंदिर से बुद्ध की मूर्ति को भी हटा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.एन. झा अपनी पुस्तक अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑफ आइडेंटिटी, तो ये कुछ पुस्तक हैं जिसे नजर डाल दीजिए, याद रह जाए तो और भी बेहतर है। इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री में इतना ही कहते हैं कि शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया, स्थानीय मंदिर से बुद्ध की मूर्ति को हटा दिया और उसे बदलने का आदेश दिया। तो महेश्वर की छवि द्वारा, हालांकि पाल शासकों के दौरान बोध गया फिर से बौद्ध नियंत्रण में आ गया, लेकिन यह स्थान पूरे भारतीय इतिहास में धार्मिक विवाद का भी स्थान बना रहा। झा के अनुसार महाबोधि मंदिर को बार बार नष्ट किया गया और इसका पुनर्निर्माण किया गया पास के गया में, जिसे प्रारंभिक पौराणिक ग्रंथों में पितृतीर्थ, जहां पैतृक संस्कार किए जाते हैं, ठीक है, पिंडदान किए जाते हैं, के रूप में प्रमुखता से दर्शाया गया है। 11वीं शताब्दी के मध्य में एक विष्णु मंदिर स्थापित करने के लिए एक जगह आवंटित की गई और आधुनिक विष्णु पद मंदिर, हालांकि इसे 18वीं सदी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर द्वारा विष्णु पद मंदिर गया का बनवाया गया था। आगे कहा जाता है आध्यात्म में क्या स्थित है, तो मंदिर, पेड़, राजा और रानी ये सब अनिवार्य रूप से इतिहास के हिस्सा है। आज बोध गया एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता महाबोधि परिसर के हर पेड़, हर ईंट और दीवार के नीचे विश्राम करती है, ठीक है, याद रखिएगा आध्यात्मिकता। माणक प्रकाशन देश काल सोसाइटी की प्रस्तुति इमेजिंग बोध गया साझा इतिहास और वैश्विक भविष्य अंतर धार्मिक दबाव के उतार चढ़ाव से दूर रखता है। इसके बजाय यह उस स्थान का शांत सुखदायक स्वरूप प्रस्तुत करता है जिससे उसकी आत्मा छू जाती है। तो यही बातें यहाँ पे की जा रही है। आगे कहा जाता है संजय कुमार, जिन्होंने खंजन पुरोहित द्वारा उत्कृष्ट दृश्य दस्तावेजीकरण के साथ पुस्तक का परिचय लिखा है, कहते हैं कि दूर से महाबोधि मंदिर इतना ही रहस्यमय लगता है जितना पुराना है। इसका
पिरामिड नुमा शिखर दोपहर की गर्मी में बोध गया के ग्रामीण इलाकों में तेजी से 55 मीटर से अधिक ऊंचा उठ जाता है, जो अशोक के शासनकाल से 2300 साल पहले के बौद्ध सभ्यता के गौरव के शीर्ष पर स्थित प्राचीन शहर पर केंद्रित है। यहाँ सुबह की शुरुआत जल्दी होती है, जब हल्की हवा में पक्षी चहचहाती और भिक्षु मठों से नंगे पैर चुपचाप मंदिर की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। आसपास के क्षेत्र में सुजाता स्तूप है, जहां फल्गु पर एक पुल के माध्यम से पहुंचा जाता है। आगे नीचे सुजाता मंदिर है, जिसका नाम बकरौर गांव की उस दूध वाली के नाम पर रखा गया है, जिसने फल्गु नदी के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर क्षीण बुद्ध को खीर चढ़ाई थी। ठीक है, तो यही कारण यहाँ पे याद रखिएगा बकरौर। तो पेड़ के स्थान को सुजाता के मंदिर में बदल दिया गया, जो बुद्ध को मध्य मार्ग पर लेकर आई थी। तो उपयुक्त रूप से पुस्तक में सुजाता मंदिर के सुंदर दृश्यों के अलावा महाबोधि मंदिर के आसपास के स्थानों से जुड़े 7 सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं के दृश्य भी हैं, और प्रत्येक स्थान कालानुक्रम में एक सप्ताह के अनुरूप है, जैसे बोधि वृक्ष, अनिमेध लोचन चैत्य, उसके बाद रतन चक्र, रत्नागर चैत्य, अजपाल निग्रो वृक्ष, कमल तालाब और राजयत्न वृक्ष। ये वृक्ष कुछ 2-4 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। इस बीच फल्गु शांत रहता है। इस पर एक पुल है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से ले जाता है। नदी पवित्र और सांसारिक को भी आशीर्वाद देती है। यही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी गया के लिए, ठीक है, जिसमें तीनों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों को यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे बौद्ध को, हिंदू को और जैन को, और हिंदू धर्म के राम और सीता और विष्णु के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।